जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की भूगोल की। और मध्य प्रदेश की भूगोल में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश के विभाजन में दोस्तों हमने मध्य प्रदेश का जो है प्राकृतिक विभाजन हम देख चुके, प्राकृतिक विभाजन की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। हमने इसके पहले मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन हम देख चुके हैं और प्रशासनिक विभाजन के बाद हम दोस्तों प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। अब प्राकृतिक विभाजन की अगर बात की जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश को जो है 7 प्रकार से प्राकृतिक रूप से विभाजित किया गया है दोस्तों। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कुल 3 प्रकार से किया गया है। और अगर जो इसके जो उपभाग है देखा जाए तो जो उपभाग है इसके कुल 7 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। तो अगर दोस्तों मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए तो 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। और वैसे अगर आता है कि मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन कितने प्रकार से है तो 7 प्रकार से किया। अब 7 प्रकार भी दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के मैप पर बनाकर देखे थे। तो 7 प्रकार में सबसे पहले जो हमने देखा दोस्तों मालवा का पठार देखा था दोस्तों। मालवा के पठार के बाद पहला जो देखा था मालवा का पठार। दूसरे भाग की अगर बात की जाए तो दूसरा भाग जो देखा था हमने नर्मदा सोन घाटी आ जाएगा। नर्मदा सोन घाटी के बाद आ जाएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा था पूर्वी पठार देखा था। पूर्वी पठार के बाद हमने देखा था बुंदेलखंड का पठार देखा था। बुंदेलखंड के बाद रीवा पन्ना का पठार देखा। और रीवा पन्ना के बाद देखा था हमने दोस्तों मध्य भारत का पठार। इस प्रकार से 7 प्रकार से मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन देखा था। तो दोस्तों हमने इसके पहले जो क्लासेस ली थी उसमें हमने मालवा के पठार की विशेषता देख ली थी दोस्तों। मालवा के पठार की विशेषता देख ली थी। इसके बाद हमने मालवा के पठार के बाद दोस्तों हमने नर्मदा सोन घाटी की बात कर ली थी। नर्मदा सोन घाटी की हम बात कर चुके हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है। और छोटे की अगर बात करें तो छोटे में आ जाएगा पूर्वी पठार आ जाएगा या बघेलखंड का पठार आ जाएगा दोस्तों। ये बात कर लेते हैं मानचित्र के माध्यम से। तो मानचित्र हमने जब बनाया था तो इसमें देखा था मध्य प्रदेश के जो विभाजन है। तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये आ जाएगा पूर्वी। और दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र जो नीचे का जो क्षेत्र आता है ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी आ जाएगा, ये पूर्वी भाग है। पूर्वी ये सतपुड़ा वाला आ जाएगा दोस्तों। ये जो यहाँ से जो आ जाएगा ये मालवा का पठार आ जाएगा, ये मालवा वाला क्षेत्र है। और यहीं से जो दोस्तों ये गया है ये नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र आ जाएगा, नर्मदा सोन घाटी। और उसके बाद जो ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य उच्च प्रदेश आ जाएगा दोस्तों, मध्य भारत आ जाएगा, मध्य भारत का पठार आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो आ रहा है दोस्तों ये बुंदेलखंड आ जाएगा, बुंदेलखंड। और ये वाला भाग बच जाएगा ये रीवा पन्ना बच जाएगा, रीवा और पन्ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुल 7 प्रकार से मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किया था, 7 प्रकार से। तो हम मालवा के पठार की चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी की भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्य उच्च प्रदेश की बात करेंगे हम, मध्य उच्च प्रदेश की। तो मध्य उच्च प्रदेश में हम बात करेंगे दोस्तों कि मध्य उच्च प्रदेश की कौन कौन सी विशेषता है। तो दोस्तों हमको इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में हमको 2 से 3 विशेषता याद रखना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी आ जाएगी इसमें। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश की अगर विशेषताओं की अगर बात की जाए दोस्तों मध्य भारत का पठार लिखना है, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो मध्य भारत का पठार है दोस्तों इसका जो एक उपनाम बोला जाता है, इसके उपनाम याद रखना है। सबसे पहले उपनाम याद रखेंगे दोस्तों। और कौन कौन से जिले की बात आ जाएगी, जिले के बाद नदियों की बात करेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा ये वाला जो क्षेत्र है ये आ जाएगा दोस्तों मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार आ जाएगा दोस्तों। अगर इसके उपनाम की अगर बात करें तो इसे चंबल का उपांध्र प्रदेश भी कहा जाता है, चंबल का उपांध्र प्रदेश, चंबल का उपांध्र प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। ये पहला हो जाएगा। इसके बाद और एक दोस्तों इसका उपनाम अगर देखा जाए तो इसे सरसों उत्पादन की हांडी भी कहा जाता है, सरसों उत्पादन की हांडी, सरसों उत्पादन की हांडी। तो दोस्तों ये 2 नाम इसके याद रखना है कि चंबल का उपांध्र प्रदेश कौन से क्षेत्र को कहा जाता है तो आ जाएगा मध्य भारत के पठार को। सरसों उत्पादन की हांडी की अगर बात करें तो सरसों उत्पादन की जो हांडी है, सरसों उत्पादन की हांडी, ये भी किसको कहा जाता है
ये आ जाएगा मध्य भारत का पठार। दोस्तों यहाँ अगर जिले की अगर देखा जाए, यहाँ कौन कौन से जिले हैं, जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो नीमच मंदसौर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा श्योपुर, मुरैना और भिंड वाला क्षेत्र आ जाएगा। श्योपुर सबसे पहले लिखना है, नीमच, नीमच, नीमच के बाद आ जाएगा मंदसौर, मंदसौर, और मंदसौर के बाद जो आ जाएगा श्योपुर, श्योपुर, और श्योपुर के बाद आ जाएगा मुरैना। तो इस प्रकार से यहाँ जिले याद रखना है। दोस्तों यहाँ के प्रमुख नदी में देखा जाए तो नदी की अगर बात करें तो नदी में याद रखना है आपको, यहाँ नदी रखना है, चंबल नदी याद रखना है। चंबल नदी मुख्य रूप से यहाँ निकलती है। और दोस्तों जो चंबल नदी के द्वारा यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मृदा अपरदन होता है, बहुत अधिक मात्रा में मृदा अपरदन, मृदा का अपरदन होता है दोस्तों चंबल नदी में। और जो मृदा अपरदन के द्वारा जो बड़े बड़े खड्डे का निर्माण करते हैं दोस्तों, मृदा अपरदन से जो ये नदियों के जो मृदा अपरदन से बड़े बड़े खड्डे बनते, इन खड्डे को दोस्तों बीहड़ कहा जाता है, बीहड़। इन खड्डे को क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखना है कि मृदा अपरदन से जो बड़े बड़े खड्डे का निर्माण होते हैं उसे बीहड़ कहा जाता है, बीहड़। अब इसके बाद नदी की बात हो गई दोस्तों, नदी के बाद याद रखना है आपको यहाँ पे मुख्य फसल याद रखना है, मुख्य फसल, मुख्य फसल, मुख्य फसल में याद रखना है दोस्तों सरसों याद रखना है, सरसों के बाद गेहूं याद रखना है, गेहूं के बाद गन्ना याद रखना है, गन्ना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ दोस्तों अधिकतर दोस्तों अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद कछारी मिट्टी भी लिख सकते हो दोस्तों, कछारी मिट्टी ये आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मध्य भारत के पठार के उपनाम, उपनाम के बाद जिले देख लिए, जिले के बाद नदी बात कर ली, नदी के बाद मुख्य फसल आ जाएगी, और उसके बाद मिट्टी याद रखना है, जलोढ़, कछारी और मिट्टी, कछारी मिट्टी। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो तापमान याद रखना है, तापमान दोस्तों यहाँ का जो तापमान है, यहाँ अगर तापमान की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो तापमान होता है ये याद रखना है, लगभग 42 डिग्री से दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तापमान। उसके बाद दोस्तों यहाँ की जो वर्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ जो वर्षा है, वर्षा याद रखना है दोस्तों यहाँ पे लगभग 55 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा है दोस्तों, ये 55 से लेके 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा, औसत। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा वर्षा। तो दोस्तों मध्य भारत के पठार की इतनी विशेषताएं हमको याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद ये हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्र है 10% भाग पर है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे मालवा का पठार, हम देख चुके हैं दोस्तों मालवा के पठार के बाद नर्मदा सोन घाटी की भी बात कर चुके हैं हम। यहाँ से हमको देखना है सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात करेंगे। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी की कौन कौन सी विशेषता है उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी की अगर चर्चा की जाए दोस्तों तो हमारा जो रहेगा सतपुड़ा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब सतपुड़ा मैकल श्रेणी की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसको जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है इसके 3 भाग है, इसके 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो ये श्रेणी है 3 भागों में दोस्तों, ये यहाँ से जो आ जाएगी, यहाँ से लेके पूरी नीचे नीचे जो है दक्षिण में यहाँ तक फैली हुई है। तो दोस्तों इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये वाला जो भाग पहला भाग कहलाएगा, पहला, इसके बाद ये दूसरा भाग हो जाएगा और ये तीसरा भाग हो जाएगा। दोस्तों जो पहला वाला भाग है, इस पहले भाग की अगर बात की जाए तो 3 भागों में इसको 3 भाग है, इसके 3 भाग, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो जो सबसे पहला वाला जो आ जाएगा इसको राजपीपला कहा जाता है, राजपीपला। राजपीपला के बाद जो दूसरा भाग है, इसके दूसरे भाग को मध्य श्रेणी कहा जाता है, मध्य श्रेणी, मध्य श्रेणी। और जो तीसरे भाग है दोस्तों, इसको तीसरे भाग को कहा जाता है, इसको मैकल श्रेणी आ जाएगी, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी आ जाएगी। तो इस प्रकार से राजपीपला, मध्य श्रेणी और मैकल श्रेणी में इसको विभाजित है। दोस्तों यहाँ की अगर इसका जो कुल क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है 11% भाग पर स्थित है। इसमें जिले कौन कौन से आ जाएंगे, जिले, जिले में अगर देखा जाए दोस्तों जो दक्षिण में स्थित जिले है छिंदवाड़ा, सिवनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खंडवा के बाद दोस्तों इधर आ जाएगा खरगोन आ जाएगा, खरगोन के बाद बुरहानपुर आ जाएगा, बुरहानपुर,
दोस्तों इसके बाद जो अगला जो आ जाएगा, अगला यहाँ पे नदी याद रखना है दोस्तों। मुख्य रूप से नदी में आ जाएगा दोस्तों, एक तो ताप्ती नदी याद रखना है, ताप्ती के बाद आ जाएगा पूर्णा नदी याद रखना है, इसी की सहायक नदी पूर्णा नदी। इसके बाद दोस्तों याद रखना है कुंदा नदी याद रखना है, कुंदा नदी। इस प्रकार से दोस्तों नदी आ जाएगी। नदी के बाद दोस्तों यहाँ की मिट्टी की अगर बात करेंगे तो मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है इसमें याद रखना है, एक तो काली मिट्टी याद रखना है दोस्तों, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद याद रखना है लेटेराइट मिट्टी। दो प्रकार की मिट्टी याद रखना है, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बाद दोस्तों और एक मिट्टी लिख सकते हो, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो नदी हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ की जो औसत वर्षा मानी जाती है, जो औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा यहाँ की जो मानी जाती है 175 से लेके दोस्तों 125 सेंटीमीटर तक होती है औसत वर्षा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद औसत वर्षा, यहाँ का जो तापमान 42 डिग्री से दोस्तों यहाँ का जो तापमान है लगभग 40 डिग्री से लेकर 43 डिग्री तक है। दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये 75 है, कुछ 10-5 आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, इसका परफेक्ट आंकड़ा नहीं रह सकता। जैसे तापमान की अगर बात करें तो 42 भी हो सकता है, 45 तक भी जा सकता है तापमान, एक औसत अनुमानित ले रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ की जो ऊंची चोटियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है सतपुड़ा मैकल श्रेणी में ही स्थित है। तो दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ये राजपीपला हो जाएगा, ये मध्य श्रेणी हो जाएगी, और ये हो जाएगा अपना मैकाल श्रेणी। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो ये है मध्य श्रेणी में स्थित है। जो मध्य श्रेणी है यहाँ पर देखा जाएगा तो मध्य श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है महादेव पर्वत, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़, धूपगढ़ में आ जाएगी। और जिला देखा जाए तो होशंगाबाद जिले में है दोस्तों, होशंगाबाद जिला। तो इस प्रकार से ये याद रखना है। ये इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1350 है दोस्तों। अगर सतपुड़ा मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो धूपगढ़ आ जाएगी। अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा जाए तो धूपगढ़ ही है, जो कि 1350 है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर दूसरी श्रेणी की अगर बात की, दूसरी चोटी की अगर बात की जाए तो दूसरी चोटी में आपको याद रखना है चौरागढ़ याद रखेंगे। जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है चौरागढ़। तो दोस्तों इस प्रकार से दो चोटियों के नाम याद रखना है, इसमें धूपगढ़ आ जाएगा और चौरागढ़ आ जाएगा। अब दोस्तों हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर फसल, अगर फसल देखी जाए तो यहाँ मुख्य फसल कौन कौन सी आ जाएगी। फसल की अगर चर्चा की जाए दोस्तों तो फसल में आ जाएगा, फसल की अगर बात की जाए तो फसल में याद रखना है आपको, फसल की अगर बात करें तो यहाँ पे फसल, मुख्य फसल में याद रखना है यहाँ पे सोयाबीन याद रखेंगे। सोयाबीन के बाद गेहूं याद रखना है, गेहूं, गेहूं हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दो मुख्य फसल याद रखना है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे, बुंदेलखंड के क्षेत्र की बात कर लेते हैं आगे। तो इस प्रकार से सतपुड़ा मैकल श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी। अब याद रखेंगे दोस्तों, आगे की बात की जाए तो आगे में आ जाएगा बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड के क्षेत्र में दोस्तों 2-3 विशेषता इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो बुंदेलखंड वाले जो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में याद रखना है दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र का अगर जो इसका जो विस्तार है ये लगभग है 7.7% पर फैला हुआ है। उसके बाद अगला देखा जाए तो दोस्तों ये प्रमुख रूप से हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है हीरा उत्पादन, हीरा उत्पादन आ जाएगा दोस्तों। रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में भी हीरा उत्पादन किया जाता है और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी आ जाएगा, हीरा उत्पादन आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों याद रखना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखना है कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो जो है सिद्ध बाबा आ जाएगी, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा, जो कि दतिया वाले क्षेत्र में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी सिद्ध बाबा है, 1176 मीटर, 1176 मीटर। तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा आ जाएगी। दोस्तों यहाँ के अगर जिले देखे जाए तो यहाँ कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो दतिया, भिंड आ जाएगा, और निवाड़ी, होशंगाबाद, निवाड़ी आ जाएगा। निवाड़ी के बाद टीकमगढ़ आ जाएगा, टीकमगढ़ के बाद छतरपुर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जिले हो जाएंगे। फसल की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ सरसों फसल हो जाएगी, फसल। यहाँ पे जिले देख लेते हैं, जिले में आ जाएंगे जिले, और जिले के बाद हम फसलों की बात करेंगे और मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। मिट्टी, मिट्टी
तो जिले में देखा जाए तो दोस्तों मुख्य रूप से निवाड़ी याद रखना है, निवाड़ी के बाद टीकमगढ़ याद रखना, उसके बाद आ जाएगा छतरपुर याद रखना है, तो छतरपुर हो जाएगा। फसलों की अगर बात करें दोस्तों, सरसों याद रखना है, राई याद रखना है, राई, मक्का याद रखना है और गेहूं, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी में याद रखना है यहाँ लाल पीली मिट्टी, लाल पीली और मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी लिख लो दोस्तों, मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। तो दोस्तों यहाँ से इसकी इतनी विशेषता याद रखना है। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है जो कि सिद्ध बाबा है। इसके बाद हम ये है दतिया वाले क्षेत्र में, दतिया और ग्वालियर वाले क्षेत्र में आ जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सिद्ध बाबा के बाद आगे जो देखेंगे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के क्षेत्र के बाद हम आगे जो हमारा रहेगा रीवा पन्ना की बात कर लेते हैं। ये वाला क्षेत्र है रीवा पन्ना। रीवा पन्ना में दोस्तों आ जाएगा, रीवा पन्ना की अगर बात की जाए तो रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का क्षेत्र, तो रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा या रीवा पन्ना वाला क्षेत्र, तो रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो 10% भाग पर फैला हुआ है, 10.37% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसके बाद जो अगली इसकी विशेषता आ जाएगी, इसमें जिले कौन कौन से है, जिले, जिले की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें आ जाएगा पन्ना, आ जाएगा पन्ना के बाद पन्ना आ जाएगा, पन्ना के बाद आ जाएगा सतना, आ जाएगा सतना के बाद दमोह आ जाएगा, दमोह, सीधी आ जाएगा, सीधी का कुछ भाग आ जाएगा और रीवा आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पन्ना, सतना, दमोह, सीधी और रीवा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ याद रखना है मिट्टी, मिट्टी अगर देखा जाए यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी में याद रखेंगे, यहाँ पे मिट्टी देख लेते हैं, मिट्टी में आ जाएगी यहाँ पे मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी याद रखना है। मिश्रित मिट्टी के बाद अगला देखा जाए तो यहाँ की जो फसल है, फसल में दोस्तों यहाँ पे मक्का याद रखेंगे, गेहूं। इसके बाद अगला जो याद रखना है यहाँ पे मिट्टी होगी, फसल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ की जो एक ऊंची चोटी याद रखना है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ऊंची चोटी की अगर बात की जाए दोस्तों तो फसल आ जाएगी। और जो रीवा पन्ना के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसको सद्भावना शिखर कहा जाता है, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। अब सद्भावना शिखर की अगर बात की जाए दोस्तों, इसका दूसरा नाम है कलुमार, कलुमार की चोटी भी बोला जाता है, कलुमार, कलुमार या कालुम्बे, कालुम्बे की चोटी भी कहा जाता है। तो सद्भावना शिखर आ जाएगा दोस्तों। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, ये यहाँ से जा रही है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही एक भाग पर स्थित है सद्भावना शिखर या कलुमार आ जाएगा, तो ये याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद हमको देखते हैं अगला हम, और दोस्तों इसका जो उपनाम की अगर बात की जाए तो इसको विंध्य क्षेत्र भी कहा जाता है, एक याद रखना है विंध्य क्षेत्र। रीवा पन्ना के पठार की अगर बात की जाए तो रीवा पन्ना के पठार को विंध्य क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, विंध्य क्षेत्र। अब दोस्तों हम अगला जो देखेंगे आ जाएगा बघेलखंड या पूर्वी वाला क्षेत्र आ जाएगा, तो बघेलखंड व पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद हमारा जो अगला जो क्षेत्र रहेगा बघेलखंड का, बघेलखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा, बघेलखंड, बघेलखंड का क्षेत्र। अब दोस्तों बघेलखंड के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो बघेलखंड के क्षेत्र में आ जाएगा, बघेलखंड के क्षेत्र में अगर बात करें हम तो इसको जो पूर्वी पठार भी कहा जाता है, इसको पूर्वी पठार, पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्र में फैला हुआ है, सबसे कम, मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्र है, 7% भाग पर ही फैला हुआ है। अब इसमें अगर जिले देखे जाए दोस्तों तो जिले जो आ जाएंगे इसके पूर्वी जिले के भाग आते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो सिंगरौली आ जाएगा, सिंगरौली, सिंगरौली के बाद आ जाएगा सीधी, आ जाएगा सीधी के बाद आ जाएगा दोस्तों शहडोल, आ जाएगा शहडोल के बाद आ जाएगा दोस्तों, आगे चलेंगे तो अनूपपुर आ जाएगा, अनूपपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बघेलखंड का क्षेत्र और अनूपपुर से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है, तो ये इस प्रकार से जिले आ जाएंगे, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर। और दोस्तों जो इसके जो मैकल श्रेणी की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी जो है पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी पठार की जो सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है, ये मानी जाती है अमरकंटक आ जाएगी दोस्तों, अमरकंटक, अमरकंटक लगभग 175
मीटर ऊंचाई पर दोस्तों अमरकंटक आ जाएगी, जो कि मैकल श्रेणी के पर स्थित है, मैकल श्रेणी पर स्थित है। मैकल श्रेणी का ही भाग है ये अमरकंटक। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी भी याद रखना है, अमरकंटक आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बघेलखंड वाले क्षेत्र की इतनी विशेषता हमको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमने मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन देखा, जो 6 प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी देखी थी कल दोस्तों, जिसमें आ जाएगा मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी सिगार आ जाएगी। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि काकरी बर्डी पहाड़ी कहाँ कौन से प्राकृतिक भाग में, तो काकरी बर्डी भी मालवा के पठार के क्षेत्र में। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि फायान के अनुसार कौन सी जलवायु किस प्रदेश की जलवायु को एक सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था, तो मालवा के पठार आ जाएगी। आपसे ये पूछ सकते हैं कि सिद्ध बाबा की चोटी कौन से क्षेत्र में स्थित है, सिद्ध बाबा जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। चंबल का उपांध्र प्रदेश किसे कहा जाता है, तो मध्य उच्च प्रदेश को कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा गया कि सरसों उत्पादन की हांडी कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो मध्य भारत, जो मध्य भारत का जो पठार आ जाएगा उसको आ जाएगा। दोस्तों आपसे ये पूछा कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ आ जाएगी, जो कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी में स्थित है। अगर आपसे दोस्तों ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम क्षेत्र कौन सा है, तो नर्मदा सोन घाटी आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा कि सबसे जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़े प्राकृतिक क्षेत्र में आ जाएगा जो है मालवा का पठार, और सबसे छोटा आ जाएगा बुंदेलखंड का आ जाएगा। दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या कल्लुमार शिखर आ जाएगी। अब दोस्तों हम जितनी भी हमने जो मध्य प्रदेश की जो पहाड़ी और चोटी की बात की, हम एक मानचित्र पे उन सबको दर्शा देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे जो हमारा आ जाएगा, जहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के मानचित्र में देखेंगे दोस्तों कहाँ कहाँ कौन कौन सी चोटी स्थित है। मध्य प्रदेश के अगर मानचित्र की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मानचित्र में। तो मध्य प्रदेश के मानचित्र में हम बात करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पर 3 चोटी है, 3 पर्वत श्रेणी है, 3 चोटी याद रखना है दोस्तों। एक सबसे पहले ये हो जाएगी, दूसरा और उसके बाद तीसरा। जो मालवा का क्षेत्र है इसमें 3 जो चोटियां है वो याद रखना है। तो सबसे पहला आ जाएगा पीक पॉइंट है, सबसे पहला यहाँ पर याद रखना है सिगार। सिगार के बाद दोस्तों धजारी के बाद दोस्तों याद रखना है काकरी बर्डी। उसके बाद और एक याद रखना है दोस्तों, यहीं पर आ जाएगा एक जाना पाव की पहाड़ी भी आ जाएगा, काकरी बर्डी भी यहीं पर है। उसके बाद एक मालवा के क्षेत्र में स्थित है, मालवा वाले क्षेत्र में ही स्थित है, यहाँ पर ही याद रखना है आपको, यहाँ पर आ जाएगी मालवा वाले क्षेत्र में काकरी जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 4 जो पर्वत श्रेणी है इसके नाम याद रखना है, जाना पाव, काकरी बर्डी, धजारी और शिगार। ये जो तीनों जो शिखर है ये मालवा के पठार में स्थित है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था सिद्ध बाबा की जो चोटी है ये आ जाएगी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, सिद्ध बाबा के बाद जो आगे दोस्तों हमने यहाँ पर जो देखा था रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में, रीवा पन्ना के जो क्षेत्र में दमोह जिले में देखा था। दमोह जिले की अगर बात की जाए तो दमोह जिले में हमने देखा था दोस्तों सद्भावना शिखर की बात की थी। सद्भावना शिखर आ जाएगी, ये दमोह में स्थित है, दमोह में। उसके बाद दोस्तों आगे हमने यहाँ पर जो देखा था ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये वाला जो क्षेत्र देखा था हमने दोस्तों ये आ जाएगा राजपीपला आ जाएगा, राजपीपला। इसकी अगर बात करें तो ये राजपीपला आ जाएगा, राजपीपला। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये वाला जो देखा था हमने मध्य श्रेणी देखी थी, ये मध्य श्रेणी आ जाएगी दोस्तों। और मध्य श्रेणी में स्थित है दोस्तों होशंगाबाद जिले में। मध्य श्रेणी के होशंगाबाद जिले में हमने 2 पीक पॉइंट देखे थे, जिसमें सबसे पहला देखा था हमने धूपगढ़ देखा था, धूपगढ़ के बाद दूसरा देखा था दोस्तों चौरागढ़ देखा था। ये 2 पीक पॉइंट है, याद रखना है चौरागढ़। इसके बाद दोस्तों यहीं पर जो है महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़ और चौरागढ़ आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर दोस्तों याद रखना है मांडू हिल्स, यहाँ पे जो है मांडू हिल्स भी याद रखना है। तो मांडू हिल्स मालवा के पठार में ही है, मांडू हिल्स।
उसके बाद दोस्तों एक लांजी हिल्स याद रखना है, जो कि बालाघाट में स्थित है। लांजी हिल्स, लांजी हिल्स, लांजी की पहाड़ियां बालाघाट में स्थित है। लांजी हिल्स ये है दोस्तों बालाघाट में। बालाघाट ये वाला जो आ जाएगा दोस्तों होशंगाबाद में आ जाएगा। होशंगाबाद दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा इंदौर में आ जाएगा। इसके बाद सद्भावना शिखर दमोह में, सिद्ध बाबा ग्वालियर प्लस दतिया में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो जबलपुर वाले क्षेत्र में है दोस्तों, यहाँ पर एक लमेरा हिल्स स्थित है। जबलपुर में लमेरा हिल्स, जबलपुर वाले क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लमेरा हिल्स, तो लमेरा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। लांजी हिल्स, लांजी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट, धूपगढ़ और चौरागढ़ कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में। दोस्तों यहाँ पर एक पचमढ़ी हिल स्टेशन भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ बात की जाए तो पचमढ़ी हिल स्टेशन दोस्तों जो होशंगाबाद में है, पचमढ़ी हिल स्टेशन, पचमढ़ी हिल स्टेशन जो कि होशंगाबाद जिले में है, पचमढ़ी वाले क्षेत्र में। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ये राजपीपला मध्य श्रेणी, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों अमरकंटक आ जाएगा। अमरकंटक, अमरकंटक आ जाएगा। अमरकंटक आ जाएगा जो कि अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर, तो इस प्रकार से हो जाएगा जो कि अनूपपुर जिले में है। और दोस्तों यहाँ पर एक श्रेणी और याद रखना है, गवालीगढ़ की श्रेणी आ जाएगी। गवालीगढ़ की श्रेणी, गवालीगढ़, गवालीगढ़ की श्रेणी आ जाएगी दोस्तों। यहीं पर जो है राजपीपला में ही दोस्तों अगर बात करें तो राजपीपला में बुरहानपुर दर्रा भी स्थित है। बुरहानपुर दर्रा यहीं पे अगर देखा जाए तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी की राजपीपला वाले जो श्रेणी है उसमें बुरहानपुर दर्रा भी स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो प्रमुख प्रमुख जो हमने पीक पॉइंट देखे, सिद्ध बाबा हो जाएगा, यहाँ पर सिगार, धजारी, काकरी बरडी हिल्स आ जाएगी, मांडू हिल्स आ जाएगी दोस्तों, यहाँ राजपीपला मध्य श्रेणी, और जो ये मैकाल श्रेणी आ जाएगी दोस्तों, मैकाल श्रेणी में स्थित है लांजी हिल्स आ जाएगा। यहाँ लमेरा हिल्स जबलपुर में आ जाएगी दोस्तों, जबलपुर, जबलपुर। उसके बाद अमरकंटक में आ जाएगा दोस्तों, अमरकंटक की एक पहाड़ी आ जाएगी जहां से नर्मदा नदी निकलती है, अनूपपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन हमने इस प्रकार से देखा। कुल मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन दोस्तों कितने प्रकार से किया है? तो 7 प्रकार से किया गया है, और 7 प्रकार से हमने उनकी कुछ विशेषताओं को जाना। उसके बाद हमने जो मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और जो पर्वत श्रेणी और जो ऊंची चोटी है उनकी बात की दोस्तों। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है, यहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश से होकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी जा रही है। विंध्याचल पर्वत राजस्थान अरावली से होते हुए इधर मध्य प्रदेश से होते हुए दोस्तों जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी बिहार और झारखंड तक जाती है। तो यहाँ से जो मध्य प्रदेश में जो इसका जो क्षेत्र आता है दोस्तों उसको भांडेर कहा जाता है, और जो बिहार और झारखंड में आ जाएगा उसको पारसनाथ कहा जाता है, पारसनाथ। तो इस प्रकार से जो विंध्याचल की श्रेणी भी मध्य प्रदेश से होकर जा रही है, विंध्याचल। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। इतना मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन से हमें याद रखना है दोस्तों। अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका जो हमने जो अभी तक जो पढ़ाया है इसका पीडीएफ दिया जाएगा दोस्तों, और जो पीडीएफ है वो हमारा जो पीडीएफ जो दिया जाएगा स्टडी पुराण टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप जो है स्टडी पुराण पे दिया जाएगा, स्टडी पुराण। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जो है इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप स्टडी पुराण पर अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन देखा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।